हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.5 में हम दो वीडियो पढ़ चुके हैं, जहां तक कि क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमें क्या बनाने हैं? रैखिक समीकरण युग्म तथा उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? किसी बीजगणितीय विधि द्वारा, अर्थात आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप कितनी विधियों को जानते हैं? हमारे बताने से पहले कमेंट में कितने प्रकार की विधियाँ होती हैं और कौन कौन सी होती हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चले कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तीनों विधियों में हमें कोई जो अच्छी विधि लगती है उसी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाध्य नहीं हैं कि आप इसे प्रतिस्थापन से लगाइए, जैसे यहाँ पर कहा गया था कि इसको प्रतिस्थापन से लगाइए, वज्र गुणनखंड विधि से लगाइए। अब इसे हम विलोपन से तो नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है। अब यहाँ पर हम किसी इन क्वेश्चनों को चाहे प्रतिस्थापन से लगाएं, चाहे विलोपन से लगाएं या वज्र गुणनखंड विधि से लगाएं, जो विधि अच्छी लगती है उसी से लगाएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तो नियत भाग को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि किसी एक को x मानना है और किसी एक को y, क्योंकि इसी के आधार पर हम रैखिक समीकरण के युग्म बनाते हैं। अभी तक हम यह समझ चुके हैं। तो एक भाग नियत है, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना नियत भाग क्या है? x है, तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय में के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन भोजन लेता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना नियत व्यय x तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y है। उसके बाद प्रश्न जो कह रहा है उसी के आधार पर हम लगाते सिंपली चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया कि नियत भाड़ा तथा क्या लिखा है? प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना नियत किराया या नियत व्यय इज इक्वल टू x रुपये तथा प्रतिदिन व्यय इज इक्वल टू y रुपये, या इसको हम लिख सकते हैं प्रतिदिन भोजन का मूल्य इज इक्वल टू y रुपये। ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर 2 विद्यार्थियों की बात हुई है। पहले विद्यार्थी का जो नाम लिया गया है, पहले विद्यार्थी का नाम क्या है? एक विद्यार्थी A, तो विद्यार्थी A के लिए जो घटना घटी है उसको बताएंगे और विद्यार्थी B के लिए जो घटना घटी है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले अभी हम लिखेंगे नोट्स में कि विद्यार्थी A के लिए इसमें क्या है कि 20 दिन भोजन करके 1000 रुपये छात्रावास को अदा करने पड़ते हैं, इतने रुपए। तो कितने? 20 दिन भोजन करता है, तो नियत दिन के तो लिए कितना है? x। सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पर लिखेंगे क्या? विद्यार्थी A के लिए, यहाँ विद्यार्थी A के लिए उसने क्या किया है? 20 दिन भोजन किया है और 20 दिन भोजन करने के बाद कितना दिया है? 1000 रुपये अदा किया है। तो x प्लस
20 दिन भोजन किया है तो यहाँ पर लिखेंगे 20y, और कुल कितना रुपए दिया है 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। क्या यह रैखिक समीकरण युग्म समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ के समझाते हैं। यहाँ पर लिखा था कि एक भाग नियत है, तो हमने एक भाग को क्या माना x, तो यहाँ पर लिख दिए x। अब इसके बाद क्या कहा गया, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। तो पहला छात्र कौन है a, 20 दिन भोजन लेता है तो x प्लस 20y कर दिया गया, और 20 दिन जब भोजन लेता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो उसने कितना अदा किया है 1000 रुपये। ये आसानी से समीकरण नंबर बन जाएगा 1। अब विद्यार्थी बी के लिए क्या बात हो रही है वो देखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं विद्यार्थी बी के लिए। अब इसकी क्या घटना है यहाँ पर देख लेते हैं। x तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद क्या करता है, कितने दिन भोजन करता है वो देखेंगे। एक विद्यार्थी b को जो कि 26 दिन भोजन करता है तो x प्लस 26y छात्रावास के लिए 1180 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। तो x प्लस कितने दिन 26 दिन, यानी 26y इज इक्वल टू कितना अदा करना पड़ता है 1180 रुपये। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो समझ लेंगे नियत व्यय ज्ञात कर रहे हैं, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करेंगे तो y का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण हैं। अब इन दोनों समीकरणों को चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि हमें विलोपन विधि अच्छी लगती है, हम लगाएंगे इसको विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले देखते हैं x या y में सभी के गुणांक में कौन बराबर है, तो x का गुणांक बराबर है। अब क्या देखते हैं, चिन्ह, चिन्ह क्या है, समान है। अगर चिन्ह समान होता है तो घटाया जाता है पहले को दूसरे से, और विपरीत होता है तो जोड़ा जाता है। तो चिन्ह समान है, 1 को 2 से घटा देते हैं। यहाँ आप लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, और समीकरण 2 है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर, और हमको पता है कि घटाने पर निशान बदल जाते हैं। तो x प्लस में x माइनस में कट जाएगा, और यहाँ पर 20 में से 26 जाएगा तो ये आएगा -6, और y वैसे नोट कर लिया जाएगा। अब 1000 में से यानी 1000 में से 1180 नहीं घटाया जा सकता, तो पहले तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर घटाते हैं तो प्लस लगाते हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, और 1180 में से 1000 माइनस कर लेते हैं, 0 ये 8 और 1 का 1110, तो ये हो गया 180, 180। y इज इक्वल टू जो भी गुणांक होता है वह जाता है बटे में, तो y इज इक्वल टू -180 अपान y का गुणांक, y को छोड़कर जो भी बचता है वह गुणांक होता है, वो जाएगा बटे में, अपान हो जाएगा -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 एकन्नम 6, 6 त्रिक हो जाएगा 18, और 0 ऐसे उतार देंगे, यानी y इज इक्वल टू आ गया 30। अब यह y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो x का मान पता चल जाएगा। लिखेंगे y इज इक्वल टू 30, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पर y रहेगा वहाँ पर रख दिया जाएगा 30। तो समीकरण 1 है x प्लस 20y, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 20 और y के स्थान पर रख देंगे 30। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1000। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 20, x प्लस 20 का 30 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 20 है और 30 है, 20 का 0 में गुणा, 20 का 0 में गुणा 0, और 20 का 3 में गुणा, 20 3 हो जाएगा 60, इज इक्वल टू 1000 करेंगे। x इज इक्वल टू 1000 प्लस 600 पक्षांतर करेंगे तो -600 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1000 में से 600 निकालेंगे तो ये आएगा 400। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि नियत व्यय x रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
नियत व्यय x इज इक्वल टू 400 रुपये। इसके बाद क्या था, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y इज इक्वल टू, y ही तो माना गया है, y रुपये, तो y इज इक्वल टू y बराबर कितना आया 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपीज़। नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। पहले से ही बता दिया कि भिन्न बराबर कितना है 1/3, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के पहले सवाल हो चुके हैं, भिन्न के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है कि माना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 का सेकंड, माना भिन्न x अपान y है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में पहला कथन क्या है या प्रथम शर्त क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न पहले से बता दी गई है कितना हो जाती है 1/3, कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले भिन्न क्या है x अपान y, क्योंकि भिन्न माना गया है x अपान y, और उसके अंश में अगर 1 घटा दिया जाए, तो अंश कौन है x, अगर इसमें 1 घटा दिया जाए तो यह कितना हो जाता है 1/3 हो जाती है। अब बात दूसरी हो रही है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक समीकरण का रूप दे देते हैं, उसके बाद आगे हल करते हैं। तो 3 का x में मल्टीप्लाई, यानी कि त्रियक गुणा कराएंगे, 3x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 का y में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y, क्योंकि 1 का y मल्टीप्लाई करें तो 1y होगा, सिर्फ लिखा जाएगा y। अब क्या करेंगे, अंक इधर भेज देंगे, y इधर करेंगे, क्योंकि x y एक पक्ष में होना चाहिए और अंक एक पक्ष में होने चाहिए। तो 3x प्लस y पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस y, और ये अंक है -3, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाता है समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वह 1/4 हो जाती है। दूसरी बार कहा जा रहा है कि वह हो जाती है 1/4, कौन, भिन्न हो जाती है। अब भिन्न कैसे हो जाती है 1/4, ये क्वेश्चन बताएगा। ये कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में हम क्या करेंगे, अब 8 जोड़ देंगे, तो हर में क्या करना है, जब 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाता है 1/4, तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो हमने भिन्न क्या माना है x अपान y। तो सबसे पहले 4 का x में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, इकन्नम हो जाएगा y प्लस 8। तो जैसा कि हमने कहा कि x और y वाले टर्म एक तरफ होने चाहिए, बाकी सब एक, 4x प्लस y इधर आएगा तो -y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, कोई भी विधि लगा सकते हैं, तो हम विलोपन विधि से इसे लगाएंगे और देखेंगे। इन दोनों समीकरण की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर x का गुणांक देखा जाए तो 3 है, और यहाँ पर x का गुणांक देखा जाए तो 4 है, तो इसके गुणांक बराबर नहीं है। y के गुणांक -1 और y का गुणांक -1, इसका गुणांक बराबर है, चिन्ह भी समान है, तो हम इसको समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, और जब घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, यह है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और समीकरण 2 क्या है, यह है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर निशान बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल आउट, 3 में से 4 जाएगा तो ये आएगा -x इज इक्वल टू 3 में से 8 जाएगा तो आएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अब x का यह मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 में
रखने पर। रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और x के स्थान पर 3x है तो 3x के स्थान पर 5, 3x माइनस वाई, वाई के स्थान पर कुछ नहीं रखना है और इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 3, 3 का 5 में 15 माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस 15 इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 15 जाएगा तो ये आएगा माइनस 12। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 12। तो हमने x का मान प्राप्त किया और y का मान प्राप्त किया। तो हमने भिन्न को माना था, माना भिन्न x अपान y है, तो हमने x इज इक्वल टू 5 प्राप्त किया और y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न x अपान y है माने थे, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, अपान y के स्थान पर रख देंगे 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। अतः भिन्न 5/12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हमें सबसे पहले 2 घटनाएं घटित होने की संभावना दिख रही है। सही उत्तर पर मिलते हैं कुछ अंक और अशुद्ध उत्तर पर मिलते हैं कुछ अंक। तो सही उत्तर को x मान लिया जाए और अशुद्ध उत्तर को मान लिया जाए y, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न थे। तो माना सही उत्तर में प्राप्त अंक x तथा अशुद्ध उत्तर पर प्राप्त अंक y। तो सबसे पहले लिखते हैं सही उत्तर पर प्राप्त अंक या मिले अंक। माना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है 3। माना सही उत्तर पर प्राप्त अंक, क्योंकि अंक अलग अलग हैं तो अगर कोई संख्या अलग अलग है, निश्चित नहीं है, तो x y वह माननी पड़ती है। सही उत्तर पर प्राप्त अंक x तथा अशुद्ध उत्तर पर कटौती की जा रही है, तो लिखेंगे अशुद्ध उत्तर पर कटौती अंक कटने के लिए लग जाएगा माइनस, क्योंकि घट जाएगा ना, तो इसे पहले y मानेंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कुल कितने अंक मिले उसको? 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर का मतलब x कितना मिलता है? 3 अंक। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस, अब यहाँ पर क्या है, उसे अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो कटौती के लिए क्या लग जाएगा? माइनस, और माइनस के बाद 1 अंक की कटौती, तो कटौती के लिए क्या प्रयोग है? y का, तो 1 अंक की कटौती यानी 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 40, और इसको हम शुद्ध रूप में लिखें तो 3x, 1y को सिर्फ y लिखा जाता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही का मतलब होता है, सही उत्तर का मतलब है x, तो उसे 4 अंक मिले हैं तो ये हो जाएगा 4x, और अंक कट रहे हैं तो लगेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो अशुद्ध उत्तर के लिए y माना गया, 2 अंक कट गए तो यानी 2y, अगर कट जाते तो उसे 50 अंक अर्जित करता, तो 50 कुल कितना मिलता? 50 अंक। अब देखा जाए तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, जो कि है 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, यानी दोनों में 2 का पहाड़ा आ रहा है तो कॉमन है, तो 2 दूना हो जाएगा 4, यानी 2x माइनस 2 एक अन्नम 2, एक लिखा नहीं जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। अब 2x माइनस वाई बराबर गुणांक चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 50/2। अब यहाँ से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 25 आएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 25, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें
मान ज्ञात करना है x और y का। तो जब x पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा, तो कुल जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी। अब हम दो समीकरण की सहायता से इसके मान को ज्ञात करते हैं। यहाँ देखेंगे x का गुणांक 3, x का गुणांक 2, जो कि गुणांक बराबर नहीं है। y का गुणांक -1, y गुणांक -1, इसके गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी समान है। तो अगर चिन्ह समान होते हैं तो एक को 2 से घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 40। यहाँ लिखेंगे 3x - y = 40। दूसरा है 2x - y = 25। यहाँ लिखेंगे 2x - y = 25। और हम जानते हैं कि घटाने पर निशान बदल जाता है। ये प्लस में माइनस में, ये माइनस में प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। ये प्लस और माइनस कट जाएगा। 3x में से 2x निकल जाएगा तो बचेगा x, और 40 में से 25, 10 में से 5 जाएगा तो आएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1। x = आ गया 15। अब x = 15 x का मान है। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रख देंगे इसका मान और देखते हैं कि कितना आता है। समीकरण 1 क्या है, यह है 3x - y = 40। कितना है, 3x - y = 40। तो 3 और x के स्थान पर कितना रखेंगे, 50 - y = 40। तो 3 का 15 में गुणा, ये हो जाएगा 45। -y = यहाँ पर आएगा 40, -y = ये लिखा जाएगा 40, ये प्लस 45 इधर आएगा तो -45, -y = 40 में से 45 जाएगा तो ये आएगा -5। तो y = आ गया 5। तो हमें x और y पता करना था। अब हम देख रहे हैं कि सही उत्तर में प्राप्त अंक x लिखा है, तो लिखेंगे अतः सही उत्तर में प्राप्त अंक x = कितना है, 15। तो यहाँ लिखेंगे 15, तथा अशुद्ध उत्तर पर कटे अंक, तो अशुद्ध उत्तर पर कटे अंक y = कितना है, 5 है। तो सही उत्तर का मतलब सही प्रश्न 15 है। अशुद्ध उत्तर का मतलब है कि 5 अंक कटे हैं, तो 5 प्रश्न में कटे हैं, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या x + y = x के स्थान पर रखेंगे 15 प्लस y के स्थान पर रखेंगे 50 y के = रखेंगे 5। तो ये हो जाएगा 15 + 5 = 20। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 20। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 में क्या है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना प्रथम कार की चाल x तथा दूसरे कार की चाल जो चाल होती है कार की वो u तथा b में होती है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ये गति के समीकरण में हमने पढ़े हैं कि प्रारंभिक वेग को व्यक्त करते हैं u से, अंतिम वेग को व्यक्त करते हैं v से। तो माना पहले कार की चाल u तथा दूसरे कार की चाल है v, तो u और v के माध्यम से हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम कार की चाल = u किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद तथा दूसरे या द्वितीय कार की चाल बराबर v किलोमीटर पर आर प्रति घंटे। तो अब हम चलेंगे
प्रश्नानुसार। उसके पहले कुछ और दिया गया है, उसे हम जानकारी कर लेते हैं। इसमें यह दिया गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ए दूसरा एक स्थान है और बी दूसरा स्थान है। तो यहाँ से क्या होता है कि ए पर और बी से, ए से लेकर के बी की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। यानी कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक राजमार्ग ए है, दूसरा बी है। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो यानी ये हमारी जानकारी के लिए बताया गया है कि जो कुल दूरी है वो दी गई है, कुल दूरी 100 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना एक ही समय में प्रारंभ करती हैं। यानी एक कार इधर से इधर जा रही है, एक कार इधर से इधर, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। अब इसके बाद क्या होता है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी एक ही दिशा में जाएंगी तो एक प्लस में रहेंगी, दूसरी किस में लिखने पड़ेगी, माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में हो जाएंगी। एक ही दिशा में चलती हैं, कैसे चल रही हैं, देखिए ए भी इधर जा रहा है कार और बी भी इधर जा रहा है। तो ये देखिए ए से बी को, अगर ए बी को देख रहा है तो सीधा देख रहा है, अगर बी एक ए को देख रहा है तो उल्टा देख रहा है। तो यानी ये इसके विपरीत है। तो विपरीत के लिए क्या लगता है, माइनस लगता है। पहला पॉइंट याद रखिए, विपरीत के लिए माइनस लगता है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात, कितने समय पश्चात, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भिन्न भिन्न चालों से चलने पर 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा मतलब है कि एक कार है जो कि यू चाल से चलती है, दूसरी कार है जो कि वी चाल से चलती है। तो यू जो है वी के विपरीत है। तो हमने कहा पहला पॉइंट ये याद रखिए कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत चल रहे हैं। तो ये इसकी क्या है, चाल है, यू और वी की चाल है। तो हमें पता होना चाहिए, पता भी है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पता है ना, बहुत अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये इतना क्या हो गया, चाल। अब हमें क्या चाहिए, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 100 और बटे समय, समय कितना है, 5 घंटे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 घंटे। तो ये किलोमीटर में है और ये किस में है, घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे यानी पर आर। तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू 20। वेरी सिंपल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके। तो क्वेश्चन है इसके आगे, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि विपरीत दिशा में कैसे चलेंगी, ए इधर जा रहा है तो बी इधर, दोनों आपस में मिल जाएंगी। और जब मिल जाएंगी तो वह प्लस रहेगा, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, इधर से, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यह विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आपस में मिल जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, तो दोनों के जुड़ जाएंगे, यानी प्लस लगेगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमें पता चला कि बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। कितना समय लेती है, 1 घंटे पश्चात मिलती है। समय कितना ले रहा है, 1 घंटे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कार यू है, दूसरी कार है वी। कह रहे हैं कि विपरीत चालों से चलने में 1 घंटा समय लगता
है तो 1 घंटा समय लगा। तो ये क्या है, विपरीत चाल। तो u और v दो कार है तो दोनों विपरीत, यानी ये इतनी क्या है, चाल। और चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो वही रहेगी, कितना, 100 किलोमीटर। तो दूरी और बटे समय कितना है, 1 घंटा लगाती है। तो समय कहाँ लिखना पड़ेगा, दूरी ऊपर लिखना पड़ता है, समय नीचे, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर प्रति घंटे। तो 100 को 1 से करेंगे भाग तो उतना ही आएगा, u प्लस बी इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे आसानी से और हल कर लेंगे। तो यहाँ पर u भी बराबर है, v भी बराबर है, चिन्ह इसका विपरीत है तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। u को हल करने के लिए घटा देंगे, चिन्ह समान है, और v को अगर देखें तो चिन्ह विपरीत है, जोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान है, इसे हम चाहे जोड़ दें या घटा दें, दोनों कर सकते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे तो निशान नहीं बदलता है, सबसे अच्छी बात यह है। u माइनस वी इज इक्वल टू 20 और u प्लस वी इज इक्वल टू 100। ये देखिए समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखा है, जोड़ने पर निशान नहीं बदलता है। तो u और u हो जाएगा 2u। तो u ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 4 दिखेगा। ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, यहाँ पर 20 प्लस 100 120। u इज इक्वल टू 120, गुणांक आता है बटे में, 2 1 2 6 12, यहाँ पर आ गया u इज इक्वल टू 60। अब हम u का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे u इज इक्वल टू 60 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये है u माइनस बी इज इक्वल टू 20, u माइनस वी इज इक्वल टू 20। तो u के स्थान पर रखना 60 माइनस वी इज इक्वल टू 20, माइनस वी इज इक्वल टू 20 प्लस 60 इधर आएगा तो माइनस 60, माइनस वी इज इक्वल टू 20 में से 60 जाएगा तो आएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, v इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रथम कार की चाल, क्या माने थे, प्रथम कार की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा। तो u इज इक्वल टू कितना निकला 60 किलोमीटर पर आर। अब इसके बाद क्या करेंगे, द्वितीय कार की चाल v किलोमीटर पर आवर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय कार की चाल v इज इक्वल टू निकला है 40 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल किससे व्यक्त करते हैं, ए से। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो माना आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y है। सबसे पहली बात तो 2 चीज़ें हमको यहीं से पता चल जाएगी कि क्या करना है इसमें। तो यहीं पर लिखते हैं नंबर 4 का नंबर 5 पार्ट, माना आयत की लंबाई इज इक्वल टू x तथा आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू y। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। इसमें एक बात और हुई है आयत के क्षेत्रफल की। तो यहाँ लिखेंगे और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होगा a, और हमें खुद पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल a बराबर होता है लंबाई गुणे, पहले हिंदी में लिख दिया जाए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या माने हैं a, लंबाई क्या है x माना गया है, चौड़ाई क्या माना गया है x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा xy। तो आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखना है कि a इज इक्वल टू होता है xy। तो अब हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बात लंबाई x, दूसरी बात चौड़ाई y, तीसरी बात क्षेत्रफल a, और सबसे चौथी और लास्ट बात a इज इक्वल टू होता है xy।
तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा है? लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो क्षेत्रफल ए है वह 9 वर्ग कम हो जाता है। क्षेत्रफल ए ये कम हो जाता है 9। अब ये कैसे कम होता है वो बताया जा रहा है। ये कैसे कम होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, सबसे पहले फिर से एक बार लिख लिया जाए तब लिखा जाए। यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यहाँ पर जो बात होगी क्षेत्रफल की बात होगी और यहाँ पर जो बात होगी लंबाई की और यहाँ पर जो बात होगी वह चौड़ाई की होगी। तो क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं x से, लंबाई को व्यक्त करते हैं नहीं सॉरी क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं a से, लंबाई को व्यक्त करते हैं x से, चौड़ाई को व्यक्त करते हैं y से। बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल व्यक्त करते हैं a से, 9 कम हो जाता है यानी कि -9 इज इक्वल टू, क्या कहा जा रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई x है 5 कर दी जाती है कम, और गुणे, अब तो चौड़ाई की बात हुई ही होगी, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो बढ़ने को बोलते हैं प्लस, तो y प्लस चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी गई। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए a इज इक्वल टू होता एक्स वाई, तो a के स्थान पर लिखेंगे एक्स वाई -9 इज इक्वल टू एक्स का y में मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, -5 का y में मल्टीप्लाई -5y, -5 का 3 में मल्टीप्लाई -15 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या बचा हुआ है? -9 इज इक्वल टू 3x -5y -15। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक समीकरण बनाएंगे। -15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +15, तो 15 -9 इज इक्वल टू 3x -5y। अब 15 में से 9 जाएगा तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 3x -5y। सीधा कर लेते हैं इसको, 3x -5y इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम इसके आगे लगाएंगे और हम फिर से लिखेंगे कि हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है a, लंबाई होती है x, चौड़ाई होती है y। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक पढ़ लिए थे। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई कहाँ? यहाँ, तो x होती है 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, दोनों को क्या करा गया? बढ़ाया गया है। तो बढ़ाने के लिए क्या लगता है? प्लस। लंबाई कितनी बढ़ाई गई? 3 इकाई, तो x + 3, और गुणे चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई? 2 इकाई, तो चौड़ाई होती है y और इसे बढ़ाया गया है 2 इकाई, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बराबर क्षेत्रफल की बात यहाँ करेंगे, ये भी बढ़ जाता है कितना? 67, तो प्लस लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे और 2 समीकरण बन जाएंगे, उसको हम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू, हमने ऐसे ही सबसे पहले बताया क्या होता है एक्स वाई, तो a के स्थान पर एक्स वाई लिख दिए +67। अब इज इक्वल टू एक्स का y में मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स का 2 में मल्टीप्लाई 2x, 3 का y में मल्टीप्लाई 3y, 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अब हम एक्स वाई से एक्स वाई को काट सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा 67 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2x + 3y + 6। अब हम अंक को इधर लाएंगे, 67 + 6 इधर आएगा तो -6, 2x + 3y, 67 में से 6 जाएगा तो ये आएगा 61 इज इक्वल टू 2x + 3y। अब यह सीधा कर लिया जाए तो 2x + 3y इज इक्वल टू, इसको इधर कर लिए हैं तो ये हो जाएगा 61, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण है। पहला समीकरण है 3x - 5y इज इक्वल टू 6, तो यहीं पर लिख लेते हैं कि 3x - 5y इज इक्वल टू 6 मिला है और 2x + 3y इज इक्वल टू 61 मिला है। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ x का गुणांक कितना है? 3, यहाँ x का गुणांक कितना है? 2। अब क्या करेंगे?
पहले 2 से यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6। यानी कि हमें इसको 6 बनाना है तो 3 में कितने से गुणा कराएं कि 6 हो जाए, 2 से। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 तिहाई 6, तो समीकरण 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। दोनों बराबर हो जाएंगे तो घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर यह आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, तो जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे लगाते चले जाएंगे। 1 में 2 से गुणा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2 पंचे 10y, 2 छंग हो जाएगा 12। और समीकरण 2 में 3 से, 3 दूना हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ पर प्लस लगा है, 3 का 3 में 3 तरीका 9y इज इक्वल टू 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, 3 छंग हो जाएगा 18। घटाने पर निशान बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस में कट गया। अब माइनस 10y माइनस 9y हो जाएगा माइनस 19y इज इक्वल टू, यहाँ पर 183, 12 में से 183 माइनस करेंगे तो ये आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, ये आ गया 171। ये हो जाएगा माइनस 171 y इज इक्वल टू माइनस 171 अपान गुणांक चला जाएगा माइनस बटे में, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 19 9 होता है 171, y इज इक्वल टू 9 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y इज इक्वल टू 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम y इज इक्वल टू 9 रख देते हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 और y के स्थान पर रखेंगे 9 इज इक्वल टू 6। 3x माइनस 5 का 9 में गुणा, 5 9 45 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 6। 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 45 इधर आएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6 में 45 ऐड करें तो ये हो जाएगा 51। x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 51 अपान 3, 3 इकन्नम 3 हो जाएगा और 2 बचेगा, 21 बन जाएगा, 3 सत्ते हो जाएगा 21। तो x इज इक्वल टू 17 आ गया है। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू हमने प्राप्त किया है 9। तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत की लंबाई x इज इक्वल टू 17, आयत की चौड़ाई y इज इक्वल टू 9। अगर आयत का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू होता है x इंटू वाई, तो a इज इक्वल टू x के स्थान पर 17 यानी 17 और y के स्थान पर 9 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 17 का 9 में गुणा करें तो 17 9 जा 17 9 153 हो जाएगा और मात्रक जो है वही लिखा जाएगा वर्ग इकाई। That solve your problem in exercise number 3.5। अब इसे कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स।